सम्मानित साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा बहुजन समाज पार्टी, जनसेना पार्टी, सीपीआई सीपीएम की संयुक्त चुनावी जनसभा को अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश संबोधित करेंगी। तो मैं निवेदन करूंगा बहन कुमारी मायावती से आए और सभा को संबोधित करें। बीएसपी व जनसेना पार्टी एवं सीपीएम सीपीआई के बने इस गठबंधन की चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकसभा व विधानसभा के लिए इकट्ठा हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के अलायंस के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख व यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में यहाँ लोगों की पहली पसंद के मुख्यमंत्री पद के हर मामले में योग्य, कर्मठ व युवाओं में अति लोकप्रिय उम्मीदवार श्री पवन कुमार जी को भी चुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में बने अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी, आपके आंध्र प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी का व बाद में बीजेपी व कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी राज रहा है। और राज्यों में तो पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के भी हाथों में हुकूमत रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व काफी राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व अधिकतर राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए और अब यहाँ आपके आंध्र प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ता है। मेरे ख्याल ट्रांसलेट कर ले वो रवि को बोलो। ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన సిపిఎం సిపిఐ మరియు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఎన్నికల ర్యాలీలో నేను మీతో ప్రసంగించడానికి వచ్చాను। మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క అలయన్స్ మరి మా మధ్యలో కుదిరినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం మరి ఇక్కడ ఈ సంయుక్తంగా ఈ పార్టీలన్నీ పోటీ చేస్తున్నాయి। ఈ క్రమంలో చాలా విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి వచ్చాను। ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి కాంగ్రెస్ చాలా కాలం పరిపాలన చేసింది, 70 సంవత్సరాలు దాదాపు పరిపాలన చేసింది। అలాగనే భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పరిపాలన చేసింది। అలాగనే
చిన్న చిన్న పార్టీలు కలిసి కూడా ఈ దేశాన్ని కొంతవరకు ఏలాయి. కానీ ఇవేవి సామాజిక న్యాయం కానీ అభివృద్ధి కానీ సాధించలేకపోయాయి. అందుకే ఈరోజు కాంగ్రెస్ లాంటి పార్టీ అనేక రాష్ట్రాల్లో అధికారాన్ని కోల్పోయి చతికిలపడింది. అలాగనే మరి ఈ రాష్ట్రంలో మా మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి ఈ రాష్ట్రానికి ముందుకొచ్చారు. మరి వారితో మా అనుబంధం పెరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. इसके साथ साथ अब देखें लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बात से जरूर बाहर चली जाएगी और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है. ఈ రోజు మరి ఈ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి. వీటి అనేక మోసాలతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయకపోవడము, సమన్యాయం చేయకపోవడం ద్వారా ఈ రోజు వాళ్ళ నాటకాలు బంద్ అయిపోయినాయి, ఆగిపోయినాయని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. और खासकर अब बीजेपी की चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है. चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगाएं. ఈ దేశంలో మరి బీజేపీ పాలన చౌకీదారి పరిపాలన అని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి వీళ్ళ యొక్క నాటకాలు సాగవు. ఎందుకంటే వీరు ఏ రకమైనటువంటి దేశాభివృద్ధికి కానీ దేశ రక్షణలో కానీ ముందుకు రాలేదు. అలాగనే ఈ చిన్న చిన్న నాయకులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ చౌకీదారుల పరిపాలన ఇక నాటకాలు బంద్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నా. और इसकी मुख्य वजह ये है बीजेपी इस बार सेंटर में पावर में क्यों नहीं आने वाली है. इसकी मुख्य वजह ये है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में बीजेपी ने देश की जनता को जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उन वायदों का इन्होंने अपने पिछले अभी जो लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इन 5 वर्षों में तो इसका 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है जो इन्होंने वायदे किए थे पिछले लोकसभा चुनाव में. और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना दोबारा से चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, संकल्प पत्र जारी करके फिर से वो नए नए वादे आप लोगों को करेगी. मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा आम चुनाव में और यहाँ के स्टेट असेंबली के भी चुनाव में जब आप अपने मैनिफेस्टो के जरिए जब किस्म किस्म के इस बार वायदे करेगी, तो आप लोगों को इनसे एक ही सवाल पूछना है कि हम ये जो आप लोग नए नए वायदे कर रहे हैं, पहले आप पिछले वायदों का हिसाब दो, बाद में नए वायदों की बात करो. మిత్రులారా, రేపు రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రాదు అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాల క్రితం భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేసింది. దాంట్లో అనేక వాగ్దానాలను చేసింది. ఆ వాగ్దానాల్లో నేటి వరకు 4.5 సంవత్సరాలు కావస్తున్న ఒక వాగ్దానాన్ని కూడా నెరవేర్చలేదు. అందుకే ఈ రోజు దేశంలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పబోతున్నారు. అలాగే ఈ రోజు కొత్త నాటకం తెరెత్తి మళ్ళా కొత్తగా ఒక వాగ్దాన పత్రాన్ని తయారు చేసి మళ్ళా మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తుంది. నేను మీ అందరికీ కోరుతున్నాను, ముందు మీ దగ్గరికి వాగ్దానాల పత్రాలను తీసుకొచ్చే ఈ పార్టీలకు పాత వాగ్దానాలను మీరు నెరవేర్చినారా అని చెప్పి ప్రశ్నించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने देश को आजाद हुए वर्षों बीत चुके हैं,
और आजादी के बाद केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पावर में रही, उसके बाद बीजेपी अन्य पार्टियां भी पावर में रही, लेकिन इन सभी पार्टियों ने, चाहे वो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज में खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, इन सब लोगों का इन सरकारों में कोई खास भला नहीं हो सका है। सभी ये लोग बड़े पैमाने पर टूटे हैं। और इतना ही नहीं, मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब केंद्र में और आपके यहाँ आंध्र प्रदेश में भी जो भी पार्टी इधर पावर में रही, तो आप लोगों का रिजर्वेशन कोटा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इस देश में, आपके आंध्र प्रदेश सहित तो पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है सरकारी नौकरियों में, वो रिजर्वेशन का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ना तो नेशनल लेवल पर सेंट्रल की सरकारी नौकरियों में, आपके आंध्र प्रदेश में आपका रिजर्वेशन कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है। और जहां तक माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज का सवाल है, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसका खुलासा सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और इतना ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग, आरएसएस के लोग तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही तो इस देश के अंदर, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट है, चाहे राज्यों की गवर्नमेंट है, तो बड़े बड़े जो भी सरकारी कार्य हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए बड़े बड़े पूंजीपतियों, धंधा सेठों को दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का जो रिजर्वेशन है तो अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में वीकर सेक्शन के लोग अपने पैरों पर खड़े हों। वीकर सेक्शन के लोग अपने पैरों पर खड़े हों, ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, जब उन्होंने देश का संविधान बनाया तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में वीकर सेक्शन के लोगों को कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन इन कानूनी अधिकारों का फायदा तभी मिलेगा जब इन लोगों के हाथों में सेंटर और स्टेट की इस मास्टर जो चाबी है, मास्टर की है, जब तक इनके हाथों में नहीं आ जाती है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको कानूनी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि आपको रास्ता भी बताया कि इसका फायदा कैसे लेना है। और इसका फायदा आप लोगों को दिलाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरी सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, तो हमें, हालांकि आप लोगों को मालूम है कोई भी इलेक्शन होता है तो हमारी पार्टी कभी कोई भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी कहने में कम और कार्य करके ज्यादा दिखाने में यकीन रखती है। उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मेरी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने समाज के हर सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए काम किया, वीकर सेक्शन के लिए काम किया, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया बनाया। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो सभी लोग इस बात का लोहा मानते हैं और ये कहते हैं हुकूमत हो तो बीएसपी जैसी हुकूमत होनी चाहिए। और मुझे ये अच्छा लगा कि आज ये उत्तर प्रदेश की बीएसपी की सरकार के परफॉर्मेंस से, वो जो वहां जो हमारी सरकार ने काम किए उससे प्रभावित होकर तो आप लोगों के यहाँ जनसेना पार्टी के प्रमुख तो श्री पवन कल्याण जी ने ये कहा, उन्होंने आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने भाषण में मेरे बोलने से पहले आप लोगों को ये कहा कि आंध्र प्रदेश में यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनका समाधान किया, कुछ उन्होंने नाम गिनाए।
कि हम लोग यदि पावर में आ गए आंध्र प्रदेश में तो हम लोग ये कार्य करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इनके पर। ये बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल कार्य करने में विश्वास रखते हैं और सोशल हैं। तो यहाँ पर जो आंध्रा में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो चाहे तो श्री नायडू की सरकार रही हो या उससे पहले और भी पार्टी की सरकारें रही हो आंध्र प्रदेश में, लेकिन उन्होंने बातें तो बहुत कही लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मुझे श्री पवन कल्याण जी के ऊपर भरोसा है कि इन्होंने जो कुछ आज आप लोगों के सामने कमिट किया है, जो कुछ उन्होंने आज कमिट किया है, जो वायदा किया है कि यदि आंध्र प्रदेश में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हम वेलफेयर में यहाँ ये काम करेंगे, लोकल प्रॉब्लम जो है उसका हम लोग हल करेंगे, समाधान करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इनके ऊपर तो बीएसपी का पूरा छाप इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और जो इन्होंने कहा उसको अपनी कमिटमेंट को ये जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि सेंटर में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और वीकर सेक्शन के हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आंध्र प्रदेश के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि आपके जो स्टेट है बहुत, ये तेलंगाना अलग से स्टेट बनने के बाद आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जो स्टेट है तो ये मजबूत होना चाहिए, हर मामले में ये ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए सेंटर की ओर से। और आपको ये मालूम है कि केंद्र में कांग्रेस जब पावर में रही तो आंध्र प्रदेश से जो भी मेंबर पार्लियामेंट चुनकर गए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया, ये पार्टियां कहती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि हमारी पार्टी को सेंटर में सरकार बनाने का मौका मिला तो आप आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट का स्पेशल ध्यान दिया जाएगा और यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है तो उनको भी जरूर दूर किया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। स्टेट लेवल पर भी, स्टेट में यहाँ पर कोalition की सरकार बनी तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि श्री पवन कल्याण जी जरूर उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर यहाँ पर सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुखाय की सरकार ये जरूर चलाएंगे। मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। और सेंटर में यदि हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो नेशनल लेवल पर तो सर्व समाज के हितों का ध्यान रखा जाएगा, वीकर सेक्शन के हितों का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाएगा और आपके स्टेट की जो भी यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे आंध्र प्रदेश स्टेट के पूरे देश के लिए हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ की रीजनल जो पार्टीज हैं उनको ना देकर केवल यहाँ अपने बीएसपी व जनसेना पार्टी एवं सीपीएम, सीपीआई आदि के बने इस गठबंधन को ही देना है। जो ये केंद्र व यहाँ के आंध्र प्रदेश में भी अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ आपके प्रदेश से ही पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही मैं फिर इस बात को रिपीट करती हूँ, केंद्र से जुड़ी आपके स्टेट की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। इसके अलावा देश में आपके स्टेट एवं जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ जहाँ समाज में खासकर वीकर सेक्शन के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज,
नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने इस बने गठबंधन के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को आप लोगों को मालूम है कि मेरे बोलने से पहले श्री पवन कल्याण जी ने अपनी पूरी बात आप लोगों के सामने रखी और अपनी बात रखने के साथ साथ तो अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट हैं, कोalition के जो हमारे कैंडिडेट हैं, तो उनके बारे में चाहे वो लोकसभा के हैं या विधानसभा के हैं, उनका उन्होंने परिचय दिया, उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनका आप लोगों के उनके बारे में बताया कि ये उम्मीदवार इस सीट से खड़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अब आप लोगों को अपने इस बने गठबंधन के सभी लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि इस चुनाव में बीएसपी, जनसेना पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के बने गठबंधन ने यहाँ के आंध्र प्रदेश में जिन लोगों को भी यहाँ लोकसभा व विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो यहाँ आप लोगों के सामने मंच पर बैठे हैं, जिनका परिचय श्री पवन कल्याण जी ने आप लोगों के सामने दिया है, तो उन्हें अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। तभी फिर हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने में आप लोगों की मदद मिल सकती है और तभी फिर इस बने गठबंधन द्वारा यहाँ श्री पवन कल्याण जी को भी आंध्र प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो फिर ये बीएसपी के पैटर्न पर चलकर ही यहाँ अपनी सरकार चलाएंगे, ऐसी मुझे इनसे पूरी उम्मीद भी है। और अब इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि प्रातः वोट वाले दिन बीएसपी के लोकसभा विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को बीएसपी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और जनसेना पार्टी के लोकसभा व विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को गिलास चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें भारी वोटों के अंतर से आप लोगों को जरूर चुनकर भेजना है, पार्लियामेंट में भेजना है, यहाँ की असेंबली में जिताकर भेजना है। इस खातिर के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब माननीय पवन कल्याण जी धन्यवाद अदा करेंगे। श्री पवन कल्याण जी। बहन जी, आपको बहुत बहुत